राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस के अनुसार सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रैक्टिस पेपर किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों से मुठभेड़। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना के 2 जवान घायल। रजौरी फायरिंग में मारा गया आतंकवादी। दिल्ली में महंगाई सबसे कम। सीएम केजरीवाल बोले, निःशुल्क शिक्षा, उपचार, बिजली तथा जल आपूर्ति जैसी योजनाओं ने यहां के लोगों को बेहद राहत पहुंचाई। राजस्थान के भरतपुर में बस हादसा। ट्रेलर ट्रक ने बस को मारी टक्कर। 11 यात्रियों की मौत, 15 अन्य घायल। फिर मास्क पहनना होगा अनिवार्य। केरल में निपाह वायरस के संक्रमण से 2 मरीजों की जान जाने और 2 अन्य लोगों के संक्रमित होने के बाद 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं 3 और जिले कुन्नूर, वायनाड और मल्लापुरम में अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने दी जान, फांसी लगाकर की आत्महत्या। मंत्री का बयान, गैर जिम्मेदार कोचिंग वालों पर दर्ज हो केस। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ चलेगा केस। केंद्र सरकार ने सीबीआई को दी मंजूरी। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा बेशक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है, पर सरकार कारों के लिए 6 एयरबैग नियम को अनिवार्य नहीं बनाएगी। एशिया कप में श्रीलंका को 41 रनों से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल का हाई वोल्टेज मैच। बेहतर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर और एक न्यू चार्जिंग सिस्टम के साथ आईफोन 15 प्रो सीरीज लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया और गांधीनगर में गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गुजरात विधानसभा ने समय समय पर कई सराहनीय कदम उठाए हैं और ई-असेंबली का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस सदन को डिजिटल सदन में बदल देगा। गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को देखा है। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया है। समय समय पर इस विधानसभा ने अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। गुजरात विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास के प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 1999 पारित किया गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान भी इस सदन के कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुधन, सार्वजनिक सेवा विषयों पर अनेक दूरदर्शी कानून बनाया गया है। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, राजकोषीय दायित्व अधिनियम 2005 और गुजरात नागरिक सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण हैं जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। आज ई असेंबली का उद्घाटन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है।
इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के कामकाज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। इस धरती के अनेक सपूतों ने अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को भी एक नई राह दिखाई। हम लौह पुरुष सरदार पटेल को देश के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए सदैव स्मरण करते हैं। आज जब हम चंद्रयान मिशन 3 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, तो गुजरात के एक और सपूत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मरण स्वतः ही हो जाए। श्री मोरारजी देसाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्म और कर्मभूमि गुजरात ही रही है, जिसके कुशल नेतृत्व में हमारा देश मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सरकार के निर्णयों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सूचना प्रसारण मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट में महत्वाकांक्षी ई कोर्ट योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। 7,200 करोड़ की इस परियोजना के अंतर्गत पेपरलेस कोर्ट की स्थापना के साथ साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, 1,150 वर्चुअल कोर्ट और 4,400 ई सेवा केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। सरकार ने इसके अतिरिक्त स्वच्छ ईंधन तक जनता की पहुंच को बढ़ाने के लिए 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन देने का भी फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहाँ पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है, उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहाँ एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए, आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के नेतृत्व को उसका श्रेय जाता है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं कि भारत बनकर उभर रहा है, भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो वो भी स्पष्ट तौर पर आपने भी उन 3 दिनों में देखा कि यहाँ पर जो हुआ, भारत से अरब देशों से होती हुई यूरोप तक जाने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है जो उसका हिस्सा है और इसकी भी देश और दुनिया भर में स्वागत हुआ है, तारीफ हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करें तो वो भी विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और उसको सफलता की ओर भी वो लेकर गए। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद दिया, वहीं पूरे भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की सफलता। 2 निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए
कर दिया, 200 रुपए कम की। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निःशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती और उसको रिम्बर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा। लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी। जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4,400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की राजधानी देहरादून में आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक विश्व, एक स्वास्थ्य और सर्वे संतु निरामया के दृष्टिकोण से देखती है। सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आज शुभारंभ हुआ है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं, लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुँचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी
पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियां हैं वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो जितने भी पहलू हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा दृष्टिकोण है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। और जो G20 की समिट हुई है और G20 की जो समिट है उस G20 की समिट में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की संस्कृति थी, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको मानने की ओर आगे बढ़ा है। पूरा विश्व उसको अपना रहा है और भारत ने भी हमेशा से विश्व की प्रगति में ही अपनी प्रगति देखी है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश का नुकसान हो, उसके नुकसान पर अपनी प्रगति की कामना कभी नहीं की है। यह हमारे भारत की एक विशेषता भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी के स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। हर क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सुविधाओं को सरकार के परस्पर समन्वय से कार्यों का जो सफल संपादन है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग की कर रहा है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही जो कैशलेस उपचार है देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना वो बहुत ही हमारे लिए प्रभावी सिद्ध हो रही है। पुनः एक बार मैं आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रारंभ किया आयुष्मान भाव और इस योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए हम सब लोग अधिक उत्प्रेरक होकर अधिक ऊर्जा से उत्साह से काम करेंगे और इस अभियान को पूरी गति देकर सफल बनाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कोटा दौरे के दौरान आज नए सरकारी भवनों और महत्वाकांक्षी सिटी पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कोटा में सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की और दावा किया कि कोटा राजस्थान का पहला लाइट मुफ्त ट्रैफिक वाला शहर होगा। ये 2 दिन आपके कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये कोटा कोई ज़माने में या तो DCM, JK, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड उनसे पहचान थी। JK के फेल होने के बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी बंद हो गया। अब आपके कोचिंग की पहचान बनी। हाड़ौती पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे था। आप कुछ जानते हैं कि उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि। पर आज धारीवाल जी ने जो इतिहास रचा है, पहले सिविल वंडर्स के रूप में, अब आपको सौगात दी है रिवर फ्रंट, और जिस रूप में आपके ये आज पार्क देखा हमने सिटी पार्क, वो भी मिसाल है। हम सबको गर्व हो रहा है कि वास्तव में एक अगर नेता संकल्प कर ले मुझे मेरे लिए शहर के लिए कुछ करना है, तो ये अद्भुत नमूना है उसका। धारीवाल जी ने वो काम कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी अध्यक्ष ठीक कह रहे थे, स्थानीय संसाधनों को जुटा करके इतना बड़ा काम कर देना कि अब आपका एक तरफ तो पर्यटन को हम दर्जा दे रहे इंडस्ट्री का, इत्यादि काम हुआ राजस्थान के अंदर। उससे होटलियर, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट सब खुश हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और कोटा का जुड़ना राजस्थान के टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, कोटा संभाग का, कोटा शहर का जो नया रास्ता खुला है टूरिस्ट के लिए, ये बहुत बड़ी सौगात जो दी है धारीवाल जी ने, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज मैंने सिटी पार्क देखा, वो भी अद्भुत काम हुआ है। विश्वास नहीं होता कि 120 करोड़ की लागत से ऐसी परियोजना बन सकती है, विश्वास के काबिल, विश्वास नहीं हो रहा है। इसके मायने कि यहाँ की यूआईटी ने, यहाँ के जो मिस्टर अनु बर्तरिया है आर्किटेक्ट, धारीवाल जी ने खुद ने मार्गदर्शन दिया उनको। पता नहीं कितनी बार आए होंगे, विजिट की होगी, और जिस रूप में वो डेवलप हुआ है आप तो खुद गवाह है आज। इसलिए मॉडल राजस्थान बनाने की हम बात करते हैं, मिशन 2030 की जो बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति करी है।
शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए सब तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तो रोड जो बन रही है राजस्थान में 1,50,000 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा जो आज आपके जो विकास के प्रतीक के रूप में रिवर फ्रंट बन गया और आपका ये सिटी पार्क बन गया, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, लाइट फ्री आपकी रोड्स, ये सब काम मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल कंट्री में बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर लाइट फ्री रोड चल रही है। ये अपना में बड़ी उपलब्धि है आपकी। पहला शहर बना राजस्थान के अंदर कोटा जहाँ पर लाइट फ्री ट्रैफिक रहेगा। ये बड़ी उपलब्धि अपना आपके अंदर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन के अवसर पर जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने दावा किया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। 117 स्कूलों का निर्माण पंजाब में शुरू हो चुका है और 8200 सीटों के एडमिशन के लिए अब तक 1 लाख आवेदन आ चुके हैं। पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हमें बताया गया है लगभग 1.5 लाख लोग आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सब लोगों को खुशी है कि पंजाब के अंदर आज से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो रही है। अभी जैसे मान साहब ने बताया, हम लोग एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आ रहे हैं। एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन तो होता ही रहता है सरकारों में, कौन सी बड़ी बात है। कितनी सरकारी सरकारें हैं, सरकारों में सरकारी स्कूल का उद्घाटन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस पवित्र धरती पे, गुरुओं की धरती पे जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आ रहे हैं वो कोई मामूली सरकारी स्कूल नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल, बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल उठा के देख लो, उसके अंदर भी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आज सरकारी स्कूल हम उद्घाटन करके आ रहे हैं उसके अंदर सहूलियतें। पहले जितने अभी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूल है, 20,000 सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं है, नीचे टाट के ऊपर बच्चे बैठते हैं, छतों से पानी गिरता है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, पढ़ाई होती नहीं है, टीचर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट में गंदगी गंदगी है, बाउंड्री वॉल नहीं है, चौकीदार नहीं है, गंदगी गंदगी है। कोई आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। अगर किसी के पास 2 पैसे हो जाएं, वो चाहता है कि मैं पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगा, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। आज वो बदलने वाला, आज से पंजाब में ये बदल जाएगा। आज हम ऐसे स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। जिस स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, इतने शानदार क्लासरूम है, शानदार क्लासरूम है, इतने शानदार डेस्क है उनके अंदर, पूरा का पूरा स्कूल इतना बड़ा स्कूल है, सारी खेलने की सुविधाएं हैं, सारे जिम है, ऑडिटोरियम बनने वाला है। ऐसा प्राइवेट स्कूल भी आपने कोई नहीं देखा होगा। कभी सुना था आपने सरकारी स्कूलों में बसें लेने जाती हैं, बसें, स्कूल बस? तो अब इस स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर में जितने बच्चे उस स्कूल में आते हैं उन सारे बच्चों को बसें लेने के लिए जाती है। आज भगवंत मान साहब ने और हरजोत बैस ने एक बहुत बड़ा काम किया है, गरीबों के बच्चों के सपनों को पंख दिए हैं। वो गरीबों के बच्चों के सपनों पूरे होने वाले हैं। और मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज अमृतसर की पवित्र धरती से ये शिक्षा की क्रांति शुरू हुई है। आज हम गुरुओं का आशीर्वाद लेके ये पवित्र काम शुरू कर रहे हैं। हमने चुनाव के पहले आप लोगों को वादा किया था कि आपके एक एक बच्चे की, पंजाब के जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आज से वो सपना पूरा करने का काम शुरू हो गया है। पहला स्कूल बना है, ये पहला स्कूल है। अब ये अकेला स्कूल नहीं रहेगा, पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म के स्कूल बनने वाले हैं। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। 117 ऐसे स्कूलों की, पहले फेज में 117 स्कूल बनाएंगे। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, एडमिशन हो गए,
आपको जान के ताज्जुब होगा, इन 117 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। सारे के सारे 20,000 स्कूल आपके ठीक करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज से ये बहुत बड़ा काम गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और अजय महावर सहित अन्य नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी विपक्षी नेताओं ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार से चंद्रयान, सूर्ययान और समुद्रयान व G20 के सफल आयोजन के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और इन सभी कार्यक्रमों में शामिल जनसेवकों को धन्यवाद देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। क्या कहा भाजपा विधायक दल के नेताओं ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए कि चंद्रयान 3 की सफलता पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। देश के वैज्ञानिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के लिए विधानसभा को सर्वसम्मति से धन्यवाद करना चाहिए और वैज्ञानिकों का और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इस कार्य के लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है। इसके साथ साथ भाजपा विधायक दल की ये राय भी है, G20 समिट पूरी तरह से सफल हुआ है। पूरे दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। तो विधानसभा के विशेष सत्र में दिल्ली के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिनकी बदौलत दिल्ली में जो साफ सफाई या दिल्ली को जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य हुआ, उनको भी धन्यवाद करने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार फिर भाजपा विधायक दल की ओर से मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। कि आज भारत का मस्तक गौरव, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पूरा देश, और दिल्ली देश की राजधानी है। उसका एक विशेष सत्र बुलाकर और अपने वैज्ञानिकों की और भारत के पूरे भारत के एक नागरिक का अभिनंदन करने का समय है और तुरंत यह सत्र बुलाया जाए। और इसके साथ साथ G20 जो दिल्ली में संपन्न हुआ और दिल्ली में सफल G20 के कारण आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, उसके लिए भी सदन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए और अभिनंदन का और स्वागत। तो ये दोनों विषयों पर हमारी मांग है। हम सब लोग विधायक यहाँ उपस्थित हैं और इस संबंध में रामवीर जी एक पत्र लिखकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से इस बात की मांग करेंगे कि सत्र जो है तुरंत बुलाया। तो भारत के गौरव की गाथा के लिए जो चंद्रयान गया है, उस चंद्रयान के लिए विशेष सत्र की जो मांग भाजपा विधायक दल ने की है, उस पर रामनिवास गोयल जी हमारे स्पीकर साहब है, उनसे आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, उस पर जरूर विशेष सत्र बुलाएं। उसमें चंद्रयान की सफलता का ध्वनि मत से विधानसभा में प्रधानमंत्री जी, देश के वैज्ञानिकों के लिए और 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का विषय है। ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास किया जाए। पहले चंद्रयान की सफलता, दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश बना भारत, और G20 जो कि अपने आप में एक अद्भुत आयोजन था। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद सदन के माध्यम से करना चाहिए। जिस प्रकार से 3 दिन दिल्ली की जनता ने सहयोग किया है अतिथियों के स्वागत के लिए, और जिस प्रकार से दिल्ली को सजने और संवारने में यहाँ के लोगों ने मदद की है, उसके लिए सदन से उनको धन्यवाद जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि आप सदन बुला के धन्यवाद दीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।